नमस्कार विद्यार्थियों। परिणाम आरएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जून 2025 में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा आरएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों को तैयारी के लिए बधाई। और आज हम आधुनिक भारत के संदर्भ में जो दूसरा टॉपिक है आपका उसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन जो टॉपिक है ये इस टॉपिक से आपके 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। बड़े प्रश्न में आपका सीधा सीधा कारण पूछ सकता है। समाज धर्म सुधार आंदोलन का क्या कारण रहा, जिसको भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं। समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, 20वीं शताब्दी तक चला। तो यहाँ से बड़े प्रश्न बनने की भी संभावना है। 100 शब्दों की, 150 शब्दों की जो शब्द सीमा के प्रश्न है। तो इस जो प्रकार के प्रश्न है उसमें कारण पूछे जा सकते हैं या एक समाज सुधार से संबंधित संस्था है उनके कृतित्व के बारे में पूछी जा सकती है कि उनके क्या कार्य रहे, समाज सुधार पर इनके क्या प्रयास रहे। जैसे ब्रह्म समाज, जैसे आपका आर्य समाज, इसके संबंध में आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के भूमिका के संबंध में कि समाज सुधार के लिए इनके द्वारा क्या कार्य किए गए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रह्म समाज के संदर्भ में आ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के संबंध में आ सकते हैं, विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन, यहां से बड़े प्रश्न बनने की संभावना इन क्षेत्रों से रहती है। छोटे प्रश्न जो हैं आपके, जो 50 शब्द के हैं, 15 या 20 शब्द के हैं, वो टू द पॉइंट होंगे और सीधे सीधे आपके इनमें से भी बनने की संभावना है। सीधे सीधे ब्रह्म समाज पूछ लिया आपको 2 नंबर में, या आपका आर्य समाज 2 नंबर में पूछ लिया, या कोई पारसी धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो संस्था है, रहनुमाई माजदे आसन सभा, उसके बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार के छोटे कुछ, या किसी समाज सुधारक का नाम लेके आपको 5 नंबर का, 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया, जैसे केशव चंद्र सेन हो गया, देवेंद्र नाथ टैगोर हो गया, इस प्रकार से। तो ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे सवाल आते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो शुरुआत करेंगे हम कारण से कि समाज सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे, कारण की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी तुलना। तुलना भी यहाँ पे आपका, यहाँ से 50 शब्दों का प्रश्न बन सकता है, संभावना है। ठीक है, कि यूरोप में एक पुनर्जागरण हुआ था जिसको कहा गया रिनेसा। उस रिनेसा से भारतीय पुनर्जागरण, इसको भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं, इससे इनकी तुलना के संबंध में पूछा जा सकता है। भारतीय पुनर्जागरण या रिनेसा, तो तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोपीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण के बीच में तुलना, क्या तुलना है अभी देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न समाज सुधारक और संस्थाएं। इसके साथ साथ हम समाज सुधार की जो संस्थाएं स्थापित की, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की चर्चा करेंगे। समाज सुधार आंदोलन से संबंधित क्या कारण रहे। ठीक है, पहला कारण अगर हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा का विकास, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए चरणबद्ध रूप से काम किया गया। विभिन्न शिक्षा के ऊपर अलग अलग आयोग स्थापित किए गए, समितियां स्थापित की गई, उनकी जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को काफी हद तक लागू किया गया। हालांकि अंग्रेजी शिक्षा के विकास के पीछे ब्रिटिश शासन के उद्देश्य अलग थे। ठीक है, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग भारतीयों का मिले जो अंग्रेजी ऑफिसों में बाबूगिरी का काम कर सके, सस्ते श्रमिक के रूप में आपको काम कर सके, सस्ते बाबू के रूप में मिल सके। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो वर्ग हैं वह इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बनी हुई वस्तुओं का उपभोक्ता बनकर भी तैयार रहे। और चूंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग होगा तो वह यूरोपीय पद्धति से प्रभावित होगा और वह अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहेगा। तो कुल मिलाकर इनके माध्यम से भारत में अंग्रेजी शासन को एक स्वामी भक्त वर्ग भी मिलेगा। तो ऐसे उद्देश्यों को लेकर के अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के विकास में मैकाले की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैकाले आयोग, हम लोग शिक्षा टॉपिक पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मैकाले आयोग हो गया, वुड्स डिस्पैच जो हो गया, शिक्षा पर आयोग स्थापित हुआ इस प्रकार के 1854 में। लेकिन आधुनिक शिक्षा जब स्थापित हुई तो इसके कुछ अनचाहे सकारात्मक प्रभाव भी भारतीयों पर पड़े।
ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन जैसे प्रयास शुरू हुए। जैसे आधुनिक शिक्षा शुरू हुई तो जो शिक्षित भारतीय वर्ग था, विशेषकर नवयुवक वर्ग, शिक्षित वर्ग, ठीक है, बंगाल का जो नवयुवक वर्ग है, नवयुवक वर्ग, जब इसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की तो इस शिक्षा से उसमें तर्क चिंतन का विकास हुआ, तार्किक रूप से सोचना, तर्क चिंतन का विकास हुआ, विवेक का विकास हुआ। ठीक है, भारतीय नवयुवक वर्ग में जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, इसमें आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात एक तार्किक चिंतन, विवेक, इनका विकास हुआ। और जब इस प्रकार का तार्किक चिंतन शुरू होता है तो समाज और धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उन पर सबसे पहले चोट शिक्षित वर्ग द्वारा की गई, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा की गई। सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार शुरू हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां थी, क्यों? क्योंकि अब ऐसा वर्ग है, वह आस्था पर आधारित किसी प्रकार की चीजों को मानने को तैयार नहीं है। वह हर किसी परंपरा या किसी पद्धति के पीछे तर्क के आधार पर उसको परख रहा है कि क्या वह पद्धति सही है या गलत है। चाहे वह परंपरा से चली आ रही है तो इसको हम इसलिए सही नहीं ठहरा सकते कि ये तो पीढ़ियों से, कई सदियों से चली आ रही है। तो आस्था का जो विषय है, इस विषय से इतर अब तार्किक रूप से सोचना शुरू हुआ और इस दौरान धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों पर भारतीय नवयुवक, विशेषकर बंगाल और महाराष्ट्र के जो नवयुवक थे, उन नवयुवकों के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त है, विरोध किया गया और धर्म और समाज में सुधार के प्रयास शुरू हुए। इनमें राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर जो उनके सहयोगी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से आपको देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक शिक्षा का एक सकारात्मक प्रभाव भारतीयों पर यह रहा कि इसके विकास से नवयुवक वर्ग में तार्किक चिंतन का विकास हुआ और इस तार्किक चिंतन ने अब आस्था की बजाय हर पहलू को, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के हर पहलू को तर्क की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया कि वो तर्क की कसौटी पर कितना सही उतरता। अगर सही है तो मान्य और सही नहीं है तो उसको सुधारने का, उसको चेंज करने का प्रयास। तो ये समाज और धर्म सुधार में एक आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरा हम बात करें पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा का प्रभाव। पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा का प्रभाव। ब्रिटिश शासन स्थापित था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के फलस्वरूप यूरोप का सीधे सीधे भारत से संपर्क स्थापित हुआ। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो पश्चिमी देशों में जो उदारवादी विचारधाराएं, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, मौलिक अधिकारों की बात है कि व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, लैंगिक समानता की बात है। इस प्रकार के जो उदारवादी विचार हैं, लैंगिक समानता, इनके संपर्क में भारतीय वर्ग आया। कई बार ऐसी स्थिति भी थी कि जो जमींदार संपन्न वर्ग थे, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारियों के जो उनके परिवार के जो लोग थे, वो उच्च शिक्षा के लिए भारत से बाहर यूरोप के देशों में पढ़ने गए। वहां उन्होंने इस प्रकार की उदारवादी विचारधारा का, वहां उनसे संपर्क हुआ, वहां उन्होंने देखा कि लोकतंत्र का विकास है, वहां देखा कि आम जो वहां की प्रजा है उनमें स्वतंत्रता की भावना, उनके कुछ मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, लैंगिक समानता की बात है। जब इस प्रकार की चीजें उन्होंने यूरोप में देखी तो वो जब भारत में आए तो उन्हें स्पष्ट रूप से भेद नजर आया कि भारतीय समाज क्यों पिछड़ा हुआ है। भारतीय समाज में जो जातिगत विभेद हैं, जो छुआछूत की बात है, जो स्त्री पुरुष असमानता है, लैंगिक विभेद है, इन सब का कारण भारत की पिछड़ेपन का, भारत की गुलामी का कारण रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पाश्चात्य विचारधारा का संपर्क हुआ भारत में जो शिक्षित वर्ग है उनका संपर्क हुआ, या जो भारत से बाहर पढ़ने के उद्देश्य से यूरोपीय देशों में गए, वहां इस पाश्चात्य विचारधारा का उनके साथ संपर्क हुआ, तो उस विचारधारा को वो भारत में अपने समाज में स्थापित करने के लिए प्रयास उन्होंने शुरू किए। ठीक है, स्पष्ट उन्हें भेद नजर आ रहा था कि भारत के पिछड़ेपन का, भारत के गुलाम रहने का क्या कारण है, क्योंकि समाज प्रगतिशील नहीं है, समाज में विभिन्न बुराइयां व्याप्त हैं। तो समाज तभी प्रगतिशील होगा, विकसित होगा और अपनी गुलामी या दासता से मुक्त होगा जब इसमें व्याप्त बुराइयों को दूर किया जाए, सुधार का प्रयास किया जाए। तो पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा कारण के रूप में देखें तो प्राचीन
भारतीय गौरवमयी संस्कृति का प्रभाव, संस्कृति का प्रभाव। कुछ ऐसे समाज सुधारक थे, विचारक थे, जो भारत में समाज सुधार के लिए अंतर्दृष्टि की प्रेरणा कहां से प्राप्त कर रहे थे? बाहर की बजाय भारत के प्राचीन इतिहास से प्राप्त कर रहे थे। जैसे स्पष्ट उदाहरण मैं आपको देता हूं, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। पिछले दो बिंदु जो हमने देखे, कारण देखे, वो कहीं ना कहीं बाह्य तत्व हैं। अगर इन कारणों की अगर विश्लेषण करें तो ये दोनों जो बिंदु हैं वो बाह्य तत्व दिखते हैं। आधुनिक शिक्षा, क्योंकि यूरोपीय शासन की स्थापना के पश्चात आधुनिक शिक्षा का भारत में विकास होता है, या उदारवादी विचारधारा है, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद देखने को मिलता है। लेकिन इससे इतर भारत के कुछ ऐसे भी समाज सुधारक थे, दयानंद सरस्वती जैसे, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरवमयी संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त कर भारत की वर्तमान दुर्दशा को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, दयानंद सरस्वती इनका एक बहुत अच्छा उदाहरण है इस बिंदु का। दयानंद सरस्वती, ये वेदों की और लौटो, अभी जब इन ये टॉपिक बात करेंगे, दयानंद सरस्वती पर आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। ये वेदों की और लौटो की बात करते हैं, ये वर्ण व्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कैसे सामाजिक सहभागिता, समाज में विभिन्न वर्णों की सामाजिक सहभागिता, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सब खुशी खुशी रह रहे हैं, सब अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो जो वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक रूप था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, उसको समर्थन देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वो बुद्ध काल में जो भारत में जो गणतंत्र थे, जो हिमालय की तराई में जो गणतंत्र स्थापित थे, उनका वो उदाहरण देते हैं कि यूरोप में लोकतंत्र और गणतंत्र की पद्धति तो वर्षों बाद आई, कई वर्षों, कई 100 वर्षों पश्चात आई, लेकिन भारत में ये ईसा से भी कई वर्ष पूर्व प्रचलन में थी गणतंत्र की स्थापना। इसी प्रकार प्राचीन जो भारत था, प्राचीन भारत के गौरव में इतिहास में देखते हैं कि भारत में समृद्धि थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, इस प्रकार की चीजें थी, भारत का आम नागरिक समृद्ध था। तो ये सब कहीं ना कहीं चीजें उनको गौरवान्वित कर रही है। ये जो बिंदु है, ये सब गौरवान्वित कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से वो लोग एक अंतर कर रहे हैं कि आधुनिक समाज में जो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ठीक है, और जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसके पीछे मुख्य कारण है कि हमने प्राचीन गौरवमयी इतिहास को, समाज की पद्धति को छोड़ दिया, और उसके पश्चात अनवरत, चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे बाह्य आक्रमणों के कारण हो या कुछ अन्य कारणों से, आंतरिक कारणों की वजह से हो, समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त हुई, और उसकी वजह से हम धीरे धीरे हमें जातिगत भिन्नता आई, समाज विभिन्न जातियों में बटा, जबकि वैदिक काल में जाति सिस्टम नहीं था, छुआछूत का भेदभाव आया, ठीक है, लैंगिक असमानता आई, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और जब समाज पिछड़ता गया तो ये गुलामी में तब्दील हो गया। चाहे मध्यकाल में बाहरी जो हमलावर, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके समय की बात हो, या आधुनिक काल में यूरोपीय और ब्रिटिश आक्रमणकारियों के समय की बात हो, तो ऐसे समाज सुधारकों ने, जो प्राचीन गौरवमयी तत्वों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने उन प्राचीन तत्वों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया और आधुनिक समाज में सुधार के लिए प्रयास किया, जिसमें दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये समाज सुधार की प्रेरणा प्राचीन तत्वों से प्राप्त कर रहे हैं। इनको प्रेरणा कहां से मिल रही है? भारत के प्राचीन तत्वों से, प्राच्य इतिहास से, इनको तत्वों से, जो भारतीय प्राचीन इतिहास है, इससे इनको प्रेरणा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने वेदों का उदाहरण देकर के, जो प्राचीन ग्रंथ है उनका उदाहरण देकर के बताया कि कैसे हमारा समाज विकसित था, हम विश्व को ज्ञान देते थे, ठीक है, सोने की चिड़िया था, इस प्रकार की बात है। फिर से उसको, समृद्धि को, उस विश्व गुरु के पद को वापस स्थापित करने के लिए समाज में सुधार होना आवश्यक है। इसी प्रकार समाज सुधार के कारणों में चौथी बात हम करें कि ईसाई मिशनरियों द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के विरुद्ध समाज की रक्षार्थ सुधार के प्रयास। हमने पिछली क्लास में देखा था कि ब्रिटिश सरकार जब से आई थी, यूरोपीय जब से भारत में आए थे,
तो वो व्यापार करने के साथ साथ राजनीति क्षेत्र में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, क्षेत्र विस्तार की नीति भी अपना रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए विभिन्न ईसाई मिशनरियों को खुले तौर पर संरक्षण दिया। और इसी संदर्भ में हमने बात की थी कि 1813 के एक्ट में के बाद ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी और संरक्षण दिया। घोषित रूप से ऐसा हुआ। ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा के नाम पर बड़ी संख्या में जो पिछड़े वर्ग थे, भारत के जो जनजातीय वर्ग थे, वहां धर्मांतरण की नीति अपनाई। इससे हिंदू धर्म और अन्य जो धर्म, भारतीय धर्म थे, उनके ऊपर एक तरह से संकट मंडराने लगा, खतरा मंडराने लगा। तो जो भारतीय वर्ग था, इस धर्म प्रचार और धर्मांतरण की जो ईसाई मिशनरियों की नीति थी, इससे हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को मजबूत बनाने के प्रयास शुरू कर दिए कि हमारा धर्म में कुछ विकृतियां हैं, जो जाति भेद है, छुआछूत की भावना है, जो उच्च और नीच निम्न वर्ग का जो भेद बना रखा है, उसकी वजह से ईसाई मिशनरियों को इनको एक तरह से मौका मिलता है और वो तथाकथित पिछड़े वर्गों को, छुआछूत से जो पीड़ित वर्ग हैं, उनको धर्मांतरित कर रही है। तो इससे बचने के लिए, समाज की एकता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे शिक्षित और बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने इस ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से समाज की रक्षा करने के लिए, समाज सुधार के लिए प्रयास किए, ताकि हिंदू धर्म की एकता बनी रहे, इस प्रकार की चीजें चलती रहे। अलग अलग धर्मों के संदर्भ में भी ये बात सही है, मुस्लिम धर्म की बात हो चाहे किसी भी धर्म की बात हो, तो इन्होंने समाज सुधार के लिए प्रयास शुरू किए ईसाई धर्म के धर्मांतरण की नीति के विरुद्ध। तो समाज सुधार हेतु प्रयास एक बिंदु यह भी है। और अंतिम जो आपका जो कारण है, वह आपको देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे, कह सकते हैं इसको प्राच्यवादियों के प्रयास। प्राच्यवादी क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, जैसे एक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, कलकत्ता में। और इस संस्था से कुछ लोग जुड़े हुए थे, जैसे विलियम जोन्स, प्रश्न आया हुआ भी है ये, जैसे चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, मैक्स मूलर। ये कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो प्रशासक होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और इनसे प्रभावित थे। इन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके गौरवमयी तत्वों को उजागर करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने संस्कृत के जो धर्म ग्रंथ थे, जो भारतीय ग्रंथ थे, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी किया। इस ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसमें आप लोग देखते हो, इसको डिटेल में से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, भगवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ, वेदों का ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, उपनिषदों का ट्रांसलेशन हुआ। तो इन प्रकार का अंग्रेजी में इस प्रकार के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उनका ट्रांसलेशन किया और इन्होंने भारतीय समाज के प्राचीन गौरव, इनकी प्रशंसा की, प्राचीन भारतीय जो समाज संस्कृति थी उसकी, और इस प्रकार के तत्वों को विश्व के सामने उद्घाटित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो अब तक जो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी व्यक्ति थे, वह व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, मैंने पिछले भी क्लास में देखा था, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, रुडयार्ड किपलिंग ने दी थी, ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग, जो यह कहती हैं कि भारतीय समाज संस्कृति पिछड़ी हुई है, दीनहीन है और हम यूरोपियों का कर्तव्य है, ईश्वर ने हमें यह दायित्व सौंपा है, बर्डन सौंपा है कि हम भारत जैसे क्षेत्रों में जाकर के सभ्यता और संस्कृति का विकास करें। तो हम भारत इसलिए आए हैं, हम शासन इसलिए कर रहे हैं। इस प्रकार की थ्योरी बताई गई थी, इसमें भारतीय संस्कृति को निकृष्ट, हीन, दीनहीन बताया गया था, ठीक है। तो जब
यूरोपीय अधिकारियों ने ऐसा बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतीय में एक इस एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों के प्रयासों से विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैक्स मुलर, इनके प्रयासों से आम भारतीयों में, शिक्षित वर्ग में एक आत्मसम्मान या आत्मगौरव की भावना पैदा हुई। और इनकी तरह इन्होंने भी आधुनिक, चूंकि प्राचीन भारत के गौरवमयी तत्वों को ये उजागर कर रहे हैं, तो वही स्थिति आधुनिक संदर्भ में स्थापित करने के लिए प्रयास हुए। इनसे प्रेरित होकर के समाज और धर्म सुधार के लिए प्रयास हुए। तो समाज धर्म सुधार के प्रयासों में इन प्राच्यवादियों की, इन्हें प्राच्यवादी कहा गया है, ऐसे अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति से प्रभावित थे, उसे अच्छा मानते थे, तो इनके प्रभावों से समाज और धर्म सुधार के लिए प्रयास हुए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देखें हम लोग कि समाज और धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की बात करें तो क्या कारण है? आधुनिक शिक्षा का विकास। आधुनिक शिक्षा के विकास ने शिक्षित नवयुवक वर्ग को एक तरह से उनमें तार्किक चिंतन की भावना पैदा की, और धर्म और समाज में जो जितनी भी बुराइयां थी उसको तर्क की कसौटी पर अब कसने लगे, और अगर वह तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है तो मान्य है, अन्यथा उसका विरोध या उसको बदलने के लिए प्रयास शुरू हुए। जैसे सती प्रथा, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति इसमें इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। बंगाल के नवयुवकों में विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है। दूसरा, पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा का प्रभाव। पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के प्रभाव स्वरूप भारत में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, लैंगिक समानता, मौलिक अधिकार, व्यक्ति के मौलिक अधिकार होंगे, ठीक है, इस प्रकार की बातें अपनाने और समाज में स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू हुए। जब इन उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा तो उनको भारतीय समाज में स्थापित करने के लिए भी प्रयास शुरू हुए। तो ये भी एक कारण आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार समाज सुधार के लिए एक तत्व भारत की प्राचीन गौरवमयी संस्कृति की ओर भी है, जिसमें दयानंद सरस्वती, आर्य समाज जैसे व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है, और ईसाई मिशनरियों का नकारात्मक योगदान, कि इन मिशनरियों ने, और सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, संरक्षण दे रही है, इन मिशनरियों ने धर्मांतरण, क्योंकि समाज विखंडित है, छुआछूत का भेदभाव है, स्त्री पुरुष के अंतर्गत आपको भेद देखने को मिलता है, ऊंची जाति नीची जाति का भेद देखने को मिलता है, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों ने जो धर्मांतरण और धर्म प्रचार की नीति अपनाई, इसके विरुद्ध धर्म की सुरक्षा के लिए धर्म के अंदर ही सुधार के प्रयास किए गए, ताकि हिंदू धर्म की एकता या समाज में एकता बनी रहे और धर्मांतरण को रोका जा सके। और अंतिम जो बिंदु है हम लोग बात करते हैं, ये है आपके कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारियों के प्रयास जिन्हें प्राच्यवादी कहा गया है। विशेषतः ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए थे। 1784 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में। इस सोसाइटी का उद्देश्य था, ये जो इसके जो जुड़े हुए लोग थे, विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैक्स मुलर जैसे, कोलबर्ट, ठीक है, कोलबर्ट, इस प्रकार के आपको नाम मिलने, सॉरी, कोलब्रुक, कोलब्रुक, कोलबर्ट तो आपके फ्रांस का मंत्री था, कोलब्रुक, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का इनका अध्ययन किया, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, इससे ये काफी प्रभावित थे, और उद्देश्य इनका यही था कि इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन हम लोग अंग्रेजी भाषा में करें और विश्व के सामने इसकी चीजों को उजागर करें। तो इनसे प्रभावित होकर भारतीय वर्ग ने समाज और धर्म में सुधार के लिए प्रयास किया। क्यों? क्योंकि इनके प्रयासों से जो अब तक ब्रिटिश सरकार, यूरोपीय शासन जो भारतीयों को निकृष्ट संस्कृति या सभ्यता बता रही है, इस प्रकार का प्रचार कर रही है, तो इससे, इनके थ्योरी से, इनके प्रयासों से भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ कि हमारी प्राचीन संस्कृति काफी विकसित थी, इतनी विकसित थी कि जो आज हम आधुनिक संदर्भ में यूरोप में देखते हैं, हमने हजारों सालों पहले प्राप्त कर लिया था। लेकिन मध्य और आधुनिक काल में हम लोग पिछड़ गए, तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा ताकि हम फिर से विकसित हो सके। तो ये कुछ कारण हैं जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर हम फैक्ट पर भी बात करेंगे अलग अलग संस्थाओं के संबंध में। ये टॉपिक, ये स्टार्टिंग का टॉपिक आपका एनालिसिस का ही है, इसलिए एनालिसिस की बिंदु ही है। भारत में समाज सुधार जो हुआ 19वीं शताब्दी में, वो बिना धर्म में सुधार किए संभव नहीं था। उसके पीछे वजह यह थी कि समाज पूरी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है, समाज और धर्म को पृथक नहीं किया जा सकता। समाज में सुधार करना है तो उसके लिए धर्म में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी समाज से संबंधित जो भी रीतियां हैं, पद्धतियां हैं, उसका आधार कहीं ना कहीं, उसको मान्यता कहीं ना कहीं धर्म से मिलती है। तो आपको समाज में सुधार करना है तो आपको धर्म में भी सुधार करना होगा।
अब हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं यूरोपीय पुनर्जागरण से भारतीय पुनर्जागरण की तुलना। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, यूरोपीय पुनर्जागरण रिनेसा है, और एक तरफ हम बात करें भारतीय पुनर्जागरण, सीधी लाइन बीच में खींच ले और बात करें कि भारतीय पुनर्जागरण, सीधा सीधा हम लोग बात करें तो क्या इसमें अंतर देखने को मिलता है, इनके बीच में तुलना की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहली चीज तो यह है कि यूरोपीय जो पुनर्जागरण है, विश्व इतिहास की घटना है, हमें अभी यहां नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूरोपीय पुनर्जागरण जो है उसमें समाज सुधार की बात तो है ही, समाज के साथ साथ धर्म से असंबद्ध है। यूरोपीय पुनर्जागरण धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारत में बिना धर्म में सुधार किए समाज सुधार संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज और धर्म एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो यहां जो भारतीय पुनर्जागरण है वो समाज के साथ साथ धर्म में भी सुधार है। मतलब धर्म से संबद्धता है भारतीय पुनर्जागरण में। दूसरा, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यूरोपीय पुनर्जागरण का क्षेत्र व्यापक है। यूरोपीय पुनर्जागरण अगर किसी इतिहास के विद्यार्थी ने पढ़ा है तो उसको पता होगा कि यूरोपीय पुनर्जागरण की जो अभिव्यक्ति है वह आपको समाज के साथ साथ, समाज में तो सुधार की बात मिलती ही है, उसके अलावा हमें कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। कला के क्षेत्र में विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में भी नवीन इन पुनर्जागरण की दृष्टिकोण का विकास हुआ, नए नए आविष्कार हुए। मैं बात कर रहा हूं यूरोपीय पुनर्जागरण की। कला के क्षेत्र में भी, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वह स्थापत्य कला हो, ठीक है, मूर्ति कला में धातु मूर्ति कला हो, पत्थर की मूर्ति हो, या चित्रकला हो, ठीक है, तो इसमें भी अपने को विकास देखने को मिलता है। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची, गिलबर्ट, इस प्रकार के बहुत सारे आपके कलाकार देखने को मिलेंगे यूरोपीय पुनर्जागरण में। साहित्य में भी काफी विकास हुआ, ठीक है, डेकामेरोन, बहुत सारे साहित्यकार हुए। इंग्लैंड के आपको बहुत ज्यादा साहित्यकार आपको देखने को मिलेगा, हर्बर्ट स्पेंसर, आपके शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, इस प्रकार के। तो अलग अलग फ्रेंच भाषा का विकास हुआ, इंग्लिश भाषा का विकास हुआ, उसमें साहित्य का सृजन हुआ। पहले सब लेटिन भाषा में ही विकास, ये आपका साहित्य का सृजन होता था, ठीक है। अब स्थानीय भाषाओं का भी विकास हुआ यूरोपीय पुनर्जागरण में। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोपीय पुनर्जागरण का क्षेत्र व्यापक था, समाज में सुधार के साथ साथ कला, साहित्य और विज्ञान में भी नवीन तत्व देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतीय पुनर्जागरण में आपका ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र तुलनात्मक रूप से संकुचित है। तुलनात्मक रूप से पुनर्जागरण का क्षेत्र संकुचित है। क्यों संकुचित है? कि यहां इस प्रकार का आपको प्रभाव, पुनर्जागरण का प्रभाव देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यहां केवल समाज में सुधार का बात है, केवल समाज पर प्रभाव, ठीक है। कला, साहित्य, इस पर प्रभाव नहीं है। साहित्य पर प्रभाव, कला पर प्रभाव, विज्ञान पर प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिलता है। क्षेत्र संकुचित या क्षेत्र व्यापक है, ठीक है। धर्म से ये संबंधित नहीं है, ये धर्म से संबद्ध है, पूरी तरह से संबंधित है, ठीक है। फिर हम बात करें कि यहां मानववाद के विकास की बात है, मानववाद का विकास। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए इसमें, तुलनात्मक रूप से 50 शब्दों का आ जाए, तो ये बिंदु ले सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इन 2 मेन मेन बातों इनको अपन लिख सकते हैं। मानववाद का विकास अपने को देखने को मिलता है, यहां मानववाद अनुपस्थित है। यूरोपीय पुनर्जागरण में मानववाद उपस्थित है, यहां मानववाद अनुपस्थित है। कैसे? मानववाद का मतलब क्या है? पहले सबसे बड़ी चीज तो ये समझो, मानववाद एक ऐसी सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा, जिसके केंद्र में मानव रहता है और उसका उद्देश्य होता है कि मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाया जाए, मानव के विकास की बात करता है, वो मानववादी विचारधारा है। तो यहां यूरोपीय पुनर्जागरण में सुधारों के साथ साथ मानववादी विचारधारा का भी विकास हुआ, मानववाद का विकास हुआ। यहां हमें मानववाद का विकास देखने को नहीं मिलता भारतीय पुनर्जागरण में, ठीक है। और दूसरी चीज, और अंतिम जो बात हम कर सकते हैं, एक बिंदु और भी लिख सकते हैं कि यूरोपीय पुनर्जागरण जो था वह आपका यूरोपीय समाज के अंदर देखने को मिलता है। और यहां हम लोग देखते हैं कि यहां जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में भी अलग अलग धर्मों के आधार पर पुनर्जागरण हो रहा है। जैसे हिंदू धर्म में बुराइयों के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित हुई,
ठीक है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इस प्रकार की संस्थाएं हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए अलग संस्थाएं स्थापित हैं। ठीक है, जैसे देवबंद आंदोलन हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार सिख धर्म में नामधारी आंदोलन हुआ, अकाली आंदोलन हुआ। इस प्रकार के अलग अलग धर्मों में अलग अलग समाज सुधार के आंदोलन चले। पारसी धर्म में रहनुमाई माजदे सभा जैसी की स्थापना हुई। ऐसा विभाजन आपने को देखने को मिलता है भारतीय समाज में, क्योंकि भारतीय समाज विविधता से युक्त है। तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग समाज सुधारक संस्थाएं। ये सुधारक संस्थाओं की सीमा क्या है कि हिंदू धर्म की सुधार की जो संस्था है वह केवल हिंदू धर्म में सुधार की बात करती है, वह मुस्लिम धर्म में किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं कर रही है, सिख धर्म में इंटरफियर नहीं कर रही है, उसमें जो बुराइयां उसके लिए कोई बातचीत वो नहीं कर रही है। यूरोपीय पुनर्जागरण में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वहां इस प्रकार की विविधता देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार की धार्मिक विविधता देखने को यूरोपीय समाज में नहीं मिलती, इसलिए वहां पूरे समाज के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई है, वो पूरे समाज की बात करती है। यहां जो संस्थाएं हैं, यहां जो विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, वो अपने अपने समाज के सुधारों की बात करती है। दूसरे समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों के बारे में वह किसी प्रकार का टिक्का टिप्पणी नहीं करती। तो ये एक तरह से ये बिंदु भी शामिल कर सकते हैं सामान्यतः। बाकी इतना आप लिखोगे काफी है, इस पे बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं विभिन्न समाज सुधारक और ये संस्थाएं। यहां से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। विभिन्न समाज सुधारक, विभिन्न समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक, और हम संस्थाओं की भी बात करें कि कुछ ऐसी संस्थाएं भी थी समाज सुधार की। मोटा मोटी हमें 4-5 पढ़नी है, बाकी डिटेल में जाने की आवश्यकता इस संदर्भ में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, अलग अलग धर्मों में हमने बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं। फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन मेंस में इतना विस्तृत रूप से नहीं आता। हम लोग बात करें तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, और ब्रह्म समाज, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। ब्रह्म समाज एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न आसान है। इसके बारे में बात करेंगे हम। दूसरा हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। हम बात करेंगे प्रार्थना समाज, इससे जुड़े कुछ लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसी प्रकार हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन, और इसी से जुड़े हुए एंग्लो इंडियन समाज सुधारक थे हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, तो मूल रूप से इन्हीं पर, अब इन पर इंडिविजुअल 50 शब्दों का या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राममोहन राय के बारे में, या बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन सभी को मिला करके इंडिविजुअल 5 नंबर का, 2 नंबर का भी संभावना है। तो ये इनको हमें समाज सुधारकों में देखना है। पहले हम बात करते हैं राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, इनके जन्म वगैरह के बारे में इतना क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। 1772 ईस्वी में जन्म, कलकत्ता में एक समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था, जमींदार वर्ग से थे ये। ठीक है, राजा राममोहन राय। हुगली जिला में राधानगर, जगह का नाम है राधानगर, कस्बा है ये, राधानगर में जन्म हुआ। ठीक है, इतना नहीं पूछते, लेकिन ठीक है, ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ इनका, जमींदार परिवार से संबंधित थे, समृद्ध परिवार था ये, राजा राममोहन राय।
राधानगर में जन्म। ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त, उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई भाषाओं के ज्ञाता, कई भाषाओं के जानकार। जैसे संस्कृत, देखिएगा इनकी वो उपलब्धियां क्या थी। जैसे आपके संस्कृत के जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, संस्कृत में ग्रंथों की रचना की। फारसी, अरबी, उर्दू, हिब्रू, अंग्रेजी, स्पेनिश, बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे ये। कुछ समय तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि उच्च शिक्षा प्राप्त थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन इन्होंने सेवा भी की, सर्विस भी की, जॉब भी किया। फिर कालांतर में इन्होंने जॉब छोड़ करके समाज सुधार की और ये प्रेरित हुए। बेसिकली राजा राम मोहन राय जो थे, ये उपनिषदों के दर्शन, उपनिषदों के दर्शन, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग, वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। वेदांत दर्शन से ये प्रभावित थे। वेदांत दर्शन के से प्रभावित होने के साथ साथ इनका जो ब्रह्म समाज है वो उपनिषदों के दर्शन पर आधारित है। वेदांत दर्शन से प्रभावित होने के साथ साथ इन्होंने अन्य धर्मों का भी विस्तार से अध्ययन किया था, इसलिए वे कुछ चीजों के लिए अन्य धर्मों से भी प्रभावित थे। जैसे ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म की ये नैतिकता से प्रभावित है। ईसाई धर्म में जो नैतिकता की बात है उससे ये प्रभावित है। ठीक है। इस्लाम में एकेश्वरवाद, इस्लाम में जो एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर की बात ही है, उससे ये प्रभावित है। सूफी मत, सूफी सिलसिला जो है, सूफी मत के रहस्यवाद से ये प्रभावित है। तो इन चीजों से भी, इन चीजों का भी, इनके तत्वों का भी प्रभाव इनके ऊपर, राजा राममोहन राय के ऊपर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मूलतः ये वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं, सूफी मत के रहस्यवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद और ईसाई धर्म की नैतिकता से ये काफी प्रभावित हैं। कई धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया है। इन्होंने 1809 ईस्वी के आसपास एक 1809 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है, फारसी नाम इसमें गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एक बार इंग्लिश में लिख लेता हूं, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, तो कह सकते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एक बुक लिखी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी कि इसको कहा गया, हिंदी वर्जन है इसका, एकेश्वर वादियों का उपहार। इसी का फारसी वर्जन कहलाता है तुहफात उल मुआविदीन। ये एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, इंग्लिश में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादियों का उपहार, और तुहफात उल मुवाहिदीन ये फारसी में है। ठीक है, फारसी भाषा में है, ये इन्होंने लिखा। नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है ये एकेश्वरवाद के प्रसार के लिए लिखा गया था, एकेश्वरवाद से प्रभावित है। ठीक है, तो उपनिषदों में भी एकेश्वरवाद की बात मिलती है, इस्लाम में भी एकेश्वरवाद की बात मिलती है, तो इनसे ये काफी प्रभावित थे। इन्होंने इस प्रकार की ये बात इस ग्रंथ में की है, इनकी रचना इन्होंने खुद ने की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का संपादन किया, जैसे संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में। ठीक है, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका। ठीक है, इसी प्रकार मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ये इनके द्वारा प्रमुख, फारसी में है, ये प्रमुख रूप से संपादित किए गए समाचार पत्र थे। ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, फारसी भाषा में। राजा राममोहन राय, उनके कुछ उपनाम भी हैं, राजा राममोहन राय के उपनाम। क्या उपनाम है?
अच्छा, एक बार ग्रंथ देख लेते हैं, फिर हम उपनाम की बात करेंगे। इनके द्वारा और कौन कौन से ग्रंथों की रचना की गई, ग्रंथों की बात करें तो एक साथ ही देख लेते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ईसा के उपदेश। ईसा के उपदेश, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। ईसा के उपदेश या प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा। और एक इन्होंने लिखा मंजातुल अदियान। अदयान, मैं थोड़ा सा इसे लिख लेता हूं, मंजातुल अदियान, ठीक है। विभिन्न धर्मों पर परिचर्चा, इसका मतलब है फारसी में है विभिन्न धर्मों पर चर्चा। इस बुक में ये आपको देखने को मिलता है, विभिन्न धर्मों पर चर्चा, इस प्रकार की बात देखने को मिलती है, इनके द्वारा लिखा गया था। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, मंजातुल अदियान, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। राजा राममोहन राय के कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम जैसे इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। इन्हें अंतरराष्ट्रीयवाद का जनक भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीयवाद का जनक, अभी देखेंगे क्यों कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता, पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, दी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ये इनके कुछ उपनाम हैं, ठीक है। और भी उपनाम मैंने मेन 4-5 आपको नाम बताए, बाकी बहुत सारे इनके नाम मिलते हैं, ठीक है। ये प्रारंभिक समाज सुधारक हैं, भारत के प्रारंभिक समाज सुधारक हैं। ये राष्ट्रवाद, इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की अलग जगह ने महत्वपूर्ण काम किया, ठीक है, इसलिए राष्ट्रवाद के पिता कहे गए हैं। अंतरराष्ट्रीयवाद का पिता भी कहा गया, क्यों कहा गया है कि इनकी दृष्टि केवल राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, पूरे विश्व को एक समाज मानते हैं, और जहां कहीं भी आम व्यक्ति के उत्थान की बात होती है, वह उनकी पैरोकार करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं विश्व इतिहास में कि जब कुछ क्रांतियां सफल हुई, यूरोप में कुछ क्रांतियां सफल हुई, तो ये प्रसन्न हुए और अपने मित्रों को उस सफलता की खुशी में भोजन दिया, पार्टी दी। और जब कुछ भारत के बाहर यूरोप में कुछ क्रांतियां असफल हुई, राजतंत्र के खिलाफ आम लोगों के अधिकारों को लेकर जो क्रांतियां हुई, असफल हुई, तो उन्होंने शोक मनाया। कहने का मतलब वो केवल भारत के लोगों के विकास के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर उनकी सोच है और वैश्विक स्तर पर मानव के विकास की बात करते हैं। इनकी सोच, इनका दृष्टिकोण राजा राममोहन राय का अंतरराष्ट्रीय स्तर का था, तो वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते हैं, इसलिए इन्हें अंतरराष्ट्रीयवाद का जनक कहा गया है। पत्रकारिता में ये पहले व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के समाचार पत्रों का संपादन कर रहे हैं। मिरातुल अखबार फारसी में है, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, समाचार चंद्रिका ये भी बांग्ला भाषा में है। तो इस प्रकार के समाचार पत्रों का ये संपादन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, विभिन्न प्रकार की बुराइयों से जागरूक करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पत्रकारिता का जनक या अग्रदूत कहा गया है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, प्रारंभ के समाज सुधारक हैं, ये शुरुआती समाज सुधारक हैं, इसलिए इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा गया है। तो ये इनके कुछ उपनाम ध्यान रखिएगा, इनके ग्रंथों के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना की, उसके बारे में बात करते हैं। 1814 में इन्होंने, राजा राममोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना की, एक समाज सुधारक संस्था की स्थापना की, संस्था स्थापित। इसका उद्देश्य था सती प्रथा के विरोध करना। उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का विरोध और लोगों को इसके विरुद्ध जागरूक करना, ये इस संस्था का उद्देश्य था। बेसिकली इनके परिवार में एक घटना हुई, 1811 की बात है। इनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई।
और जगमोहन की मृत्यु होने के पश्चात इनके परिवार के कुछ सदस्यों ने, बड़े जो प्रभावशाली सदस्य थे, इन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर इनकी भाभी, जो जगमोहन की पत्नी थी, उनको जबरन सती करने के लिए उनको विवश किया और वो सती हो गई। इससे उनका मन काफ़ी व्यथित हुआ और सती प्रथा के तो विरुद्ध थे ही, लेकिन ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बाद में इन्होंने आम लोगों में सती प्रथा के विरुद्ध चेतना जागृत करने के लिए आत्मीय सभा नामक 1814 की घटना है प्रयास किया और लोगों को इसके सती प्रथा के विरुद्ध जागरूक करने का काम किया। यह उनका कार्यक्रम चलता रहा, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, यहाँ तक कि इनके द्वारा किए गए प्रयासों से उन्होंने गवर्नर जनरल को भी पत्र लिखे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी सती प्रथा को रोकने के लिए ज्ञापन दिया, इस प्रकार की बात है। और इन्हीं के प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से, इनका महत्वपूर्ण योगदान है, राय के प्रयासों से, ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग ने 1829 में 1829 में सती प्रथा निवारण अधिनियम 17, रेगुलेशन 17, ये ध्यान रखिएगा, 17 पारित किया और सती प्रथा को अवैध ठहराते हुए दंडनीय अपराध घोषित किया। 1829 में ये बंगाल में लागू हुआ, बंगाल में लागू, सती प्रथा को दंडनीय, अवैध ठहराते हुए दंडनीय घोषित किया, ठीक है। और 1830 में ये पूरे भारत में कानून लागू हुआ, 1830 में पूरे भारत में लागू। तो सती प्रथा के विरोध में, सती प्रथा, राजा राममोहन राय के प्रयास काफी सक्रिय रहे। उन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने, तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा निषेध कानून या निवारण अधिनियम बनाया, रेगुलेशन 17, ध्यान रखिएगा। 29 में यह बंगाल क्षेत्र में लागू था और 1830 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। राजा राममोहन राय की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, सीक्वेंस से चलें, ठीक है, और इसको मैं आगे बात करूंगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सती प्रथा के लिए इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, चूंकि खुद अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयास किए, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण 1817 ईस्वी में कलकत्ता में अपने कुछ सहयोगियों के साथ, कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज स्थापित किया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य था। इनका मानना था, अंग्रेजी शिक्षा के पैरोकार थे, इनका मानना था कि भारत के विकास के लिए आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ना आवश्यक है। हम अब तक धर्म पर आधारित पिछड़ी हुई शिक्षा पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम लोग पिछड़े हुए हैं, तो जरूरत है आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी विषय, आधुनिक विषय को पढ़ना। तो इसके ये पैरोकार थे। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना में इनके कुछ सहयोगी भी थे, उनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं। एक तो था डेविड हेयर, डेविड हेयर, ये इनके मित्र थे, और डच थे, डच घड़ीसाज, डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको कहते हैं, नीदरलैंड के निवासी थे, घड़ीसाज थे, घड़ी ठीक करने वाले। और एक थे अलेक्जेंडर डफ, अंग्रेज थे, अलेक्जेंडर डफ, ठीक है। डच घड़ीसाज डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए 1817 में। इसी प्रकार 1825 में इन्होंने कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया। राजा राममोहन राय ने स्थापना में सहयोग प्रदान किया।
राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी नाम से एक संस्था भी स्थापित की, ध्यान रखिएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना। वेदांत कॉलेज तो वही आपकी वेदों के धर्म के प्रचार के लिए, वैदिक शिक्षा या वैदिक शिक्षा नहीं, वैदिक दर्शन के प्रसार के लिए और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इसी प्रकार वैदिक दर्शन, विशेषकर उपनिषदों के दर्शन के प्रसार के लिए वेदांत सोसाइटी की स्थापना की 1825 के आसपास, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ये इनकी भूमिका रही। राजा राम मोहन राय जो थे, ये एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, उपनिषदों के दर्शन, एकेश्वरवाद के समर्थक। हम देख लेते हैं इसको थोड़ा इस हिसाब से, एकेश्वरवाद और अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, एकेश्वरवाद, अंग्रेजी शिक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, समानता, स्त्री पुरुष समानता, लैंगिक समानता जिसको कह सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, और प्रशासन का भारतीयकरण, प्रशासन के भारतीयकरण के समर्थक थे। भारत में प्रशासन जो है, ब्रिटिश प्रशासन है, उसमें भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा भूमिका हो, इसके ये समर्थक हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक है, एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, ये प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक है, और किसका इन्होंने विरोध किया? इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, क्योंकि उपनिषदों के दर्शन से प्रभावित हैं, तो मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तब वहां पे उपनिषदों में भी ऐसा विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा। ठीक है, जातिवाद, छुआछूत, बहुविवाह, एक से अधिक विवाह। ठीक है, बहुविवाह, विधवा व्यवस्था, विधवा का जो जीवन है, विधवा किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद उसका जो अमानवीय जीवन होता है, मांगलिक कार्यों में उसको दूरी बनाए रखना, इसको उसके दर्शन मात्र को अशुभ मानना, इस प्रकार की जो समाज में धारणा थी, उसको विधवा व्यवस्था कहा गया। और विधवा को अगर पुनः मौका मिलता है नए जीवन शुरू करने की, वापस विवाह करने की, तो विधवा पुनर्विवाह कहा गया। तो ये पुनर्विवाह के समर्थक हैं, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक हैं, लेकिन विधवा व्यवस्था के विरोधी हैं। तो सती प्रथा, कर्मकांड, जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, ठीक है, पुरुषों में जो बहुविवाह का प्रचलन है, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, इनके सबके विरोधी हैं, इनके विरोधी हैं, इनकी आलोचना ये करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है उनकी क्या विचारधारा है। और इसी क्रम में समाज सुधार के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, जिसकी बात हम करते हैं। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा, कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा समाज सुधार के लिए, समाज सुधार हेतु ब्रह्म सभा, ध्यान रखिएगा, शुरुआती नाम यही था, ब्रह्म सभा, इसको इंग्लिश में गॉड सोसाइटी कहा गया, गॉड सोसाइटी की स्थापना की। और इससे जुड़े कालांतर में इसी का नाम ब्रह्म समाज पड़ा, और इस नाम से ये ज्यादा चर्चित रही, ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त 1828 को समाज सुधार के लिए ब्रह्म सभा या गॉड सोसाइटी की राजा राममोहन राय ने स्थापना की, जो कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। इस सभा की स्थापना में कुछ इनके महत्वपूर्ण सहयोगियों का नाम है, जैसे द्वारिकानाथ टैगोर,
जैसे ताराचंद चक्रवर्ती, ठीक है, इस प्रकार के लोग हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें सहयोग रहा। ताराचंद चक्रवर्ती, ठीक है। ये जो ब्रह्म समाज है, इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रसार, एकेश्वरवाद का प्रसार करना, ठीक है, बहुदेववाद, कर्मकांड इनका विरोध है, एवं हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना, धर्म एवं समाज में सुधार, समाज में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य था, ब्रह्म समाज का उद्देश्य। कालांतर में इन्होंने प्रयास जीवन भर, जब तक ये जीवित रहे तब तक ब्रह्म समाज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदू धर्म और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनकी आलोचना की। उसके लिए उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, जगह जगह उन्होंने भाषण भी दिए, ठीक है, ज्ञापन भी सौंपे समाज सुधार के लिए। तो इस प्रकार के काम उन्होंने किए। छुआछूत का भेद मिटाने के लिए, जो आपका लैंगिक असमानता है, स्त्री पुरुष के बीच असमानता, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए, ठीक है। स्त्री शिक्षा के विकास की बात की, स्त्रियों के शिक्षा के विकास की बात करते हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत का अगर विकास करना है तो अंग्रेजी शिक्षा देनी होगी। अंग्रेजी शिक्षा के ये पक्के पैरोकार थे, ठीक है। तो ये सब अपने काम ब्रह्म समाज नामक संस्था के माध्यम से करते हैं। फिर जैसा कि आप सबको पता है 1830 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं। मुगल शासक अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर सेकेंड, इसकी पेंशन का एक मामला था। पेंशन ब्रिटिश सरकार ने कम कर दी थी। यहाँ के जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे उन्होंने पेंशन के मामले को कम कर दी थी और वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। तो अकबर द्वितीय चाहता है कि उनकी पेंशन फिर पहले जैसी हो, क्योंकि यहाँ के गवर्नर जनरल ने कम कर दी है। तो इसकी शिकायत करने और पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ के पास राजा राममोहन राय को भेजा, और राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल भी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने ही दिया अपनी पेंशन के मुद्दे के लिए, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग लोग बहुत कम थे जो अंग्रेजी में बात कर सके, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो। तो इसमें राजा राममोहन राय उनके संपर्क में आए। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी, ठीक है, और उन्हें अपनी पेंशन के सिलसिले में इंग्लैंड के शासक विलियम चतुर्थ के सामने मीटिंग के लिए भेजा। 1830 की घटना है ये, ठीक है, 1830 में राजा राममोहन राय मुगल शासक के पेंशन के मुद्दे को लेकर के विलियम चतुर्थ से मिलने से गए। वहां उन्होंने प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, पेंशन तो नहीं बढ़ी। लेकिन 3 वर्ष बाद इंग्लैंड में ही राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। 1833 में इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, लंदन के पास एक जगह है, उपनगर है ब्रिस्टल में मृत्यु। और क्योंकि वो ईसाई धर्म से प्रभावित थे, काफी प्रभावित ईसाई धर्म से, शुरुआती बताया, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो जीवन के अंतिम समय में ईसाई बन गए थे इंग्लैंड में ही। लेकिन ऐसी बातों में सत्यता नहीं है। अधिकांश इतिहासकारों का यही मानना है कि इंग्लैंड में उस समय ऐसा कानून था कि अंतिम संस्कार, जो अग्नि संस्कार है, उसको अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो हिंदू थे। अंतिम समय तक अपने हिंदू धर्म में उन्होंने अपनाए रखा। तो इंग्लैंड के कानून के आधार पर अग्नि संस्कार, जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, दाह संस्कार, उसकी अनुमति नहीं दी गई। तो अंततः उनकी लाश को उनके मित्र मिस्टर कारपेंटर द्वारा, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो एक तरह से दफना दिया गया। तो वहां उनकी समाधि बनाई गई ब्रिस्टल में ही। और उनकी जो समाधि बनी है, उस समाधि पर जो शिलापट्ट लगा हुआ है, उस पर संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश हैं। हरिकेली संस्कृत का नाटक है, हरिकेली नाटक के अंश मिलते हैं। किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। नाटक तो लिखा था विसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव, चौहान शासक, उसके द्वारा लिखे गए संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ अंश इनकी समाधि पर उत्कीर्ण है। 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु। तो राजा राममोहन राय के जो कार्यों के बारे में, उनके जो उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। फिर ब्रह्म समाज का क्या हुआ, तो शॉर्ट में थोड़ा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर सवाल आपका केवल ब्रह्म समाज पर पूछा जाए तो हम केवल राजा राममोहन राय तक खत्म नहीं करेंगे, उससे आगे भी हमको बढ़ाना है, ठीक है। राजा राममोहन राय जब तक जीवित थे तब तक राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज
उस समय के लिए ब्रह्म समाज का नेतृत्व उन्हीं के सहयोगी द्वारिकानाथ टैगोर के हाथ में आया। ठीक है, द्वारिकानाथ टैगोर की भी मृत्यु हो गई, तो कालांतर में 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो द्वारकानाथ टैगोर के ही पुत्र थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व संभाला, ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। और इन देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हुए हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने एक कह सकते हैं कि समाचार पत्र भी निकाला था, जिसका नाम था ब्रह्म धर्म। ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा संचालित किया गया। ठीक है, न्यूज़पेपर। एक और व्यक्ति थे जो ब्रह्म समाज से जुड़े, ये जुड़े हैं 1857 में। ठीक है, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ये एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे शुरुआत में, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति थे। ये भी सुधार, धर्म समाज में सुधार के लिए प्रेरित हुए और ब्रह्म समाज के ये सदस्य बन गए 1857 में। ठीक है, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय स्तर पर प्रसार किया। देवेंद्रनाथ टैगोर तक तो ब्रह्म समाज बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की शाखाएं फैलाई, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, पंजाब में इनकी शाखाएं भारतीय स्तर पर फैलाई। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो थे, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल। और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, समाज सुधारक हैं। इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र लिखे गए, जैसे इंडियन मिरर, इंडियन रिव्यू, ये समाचार पत्र हैं दोनों ही, इनके द्वारा लिखे गए। और इन्होंने एक संस्था भी स्थापित की जो स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। उस संस्था का नाम है, जो केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित थी, केशव चंद्र सेन की बात कर रहे हैं हम लोग, केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनके द्वारा स्थापित थी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन। 1870 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, समाज सुधार के लिए और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, काय के लिए स्थापित की? समाज सुधार और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये इसके उद्देश्य थे, केशव चंद्र सेन। लेकिन इनसे पहले ही केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच मतभेद शुरू हो गए। मतभेद क्या थे कि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म की संस्था मानते थे और हिंदू धर्म से संबद्ध मानते थे कि हिंदू धर्म में सुधार के लिए संस्था कार्य कर रही है। केशव चंद्र सेन जो थे, ब्रह्म समाज का दायरा केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रह्म समाज का संबंध किसी धर्म से नहीं है, बस सभी धर्मों की बुराइयों का विरोध इसके माध्यम से करना चाहते थे। तो ये बेसिक मतभेद थे। इनके मतभेद आगे चलकर बढ़ते गए और उसी का नतीजा हुआ कि 1867 में, ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। और ये विभाजन कैसा विभाजन था? पहला विभाजन, प्रथम विभाजन। ठीक है, जो फॉलोअर देवेंद्रनाथ टैगोर के थे, पहला विभाजन हुआ, वह कहलाया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज ये देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके समर्थकों का संगठन था। ठीक है, और दूसरा केशव चंद्र सेन के समर्थकों का जो ब्रह्म समाज था, वह कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। स्पष्ट रूप से 2 नंबर का आपका ये भी पूछ सकता है कि भारतीय ब्रह्म समाज क्या है। तो आपको राजा राममोहन राय का नहीं देना है, आपको केशव चंद्र सेन का देना है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो राजा राममोहन राय की से बात करके कह सकते हैं कि 1867 में विभाजन हुआ, जिसमें एक शाखा भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला विभाजन ये हुआ। फिर 1872 में हम बात करें, 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने एक नेटिव मैरिज एक्ट
मैरिज एक्ट पारित किया। मैरिज एक्ट सरकार ला रही है 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। ठीक है, क्योंकि इसमें इस कानून को पास करवाने में, शादी से संबंधित कानून है, इसको पास करवाने में ब्रह्म समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या था, जो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाजियों के माध्यम से सरकार ने पारित किया, इसमें क्या था कि इस नेटिव मैरिज एक्ट में, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, ब्रह्म विवाह अधिनियम जिसको कहा गया 1872, इसमें कुछ बातों पर था कि बाल विवाह का विरोध, बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया गया, दंडनीय घोषित किया गया विवाह का विरोध इस एक्ट में। और अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह का समर्थन। इस एक्ट के बारे में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 क्या है? ठीक है, तो ब्रह्म समाजियों के, विशेषकर केशव चंद्र सेन की भूमिका के माध्यम से सरकार ने एक्ट पारित किया, जिसमें बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध है, उसको दंडनीय घोषित किया गया। और अंतरजातीय विवाह, हिंदू धर्म में अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। और इसी एक्ट में बाल विवाह की, जो बाल विवाह का विरोध किया गया, तो लड़के की उम्र निर्धारित की 18 वर्ष और न्यूनतम, और लड़की की उम्र न्यूनतम निर्धारित की विवाह के लिए 14 वर्ष, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह एक्ट उन्होंने पास करवाया, सरकार ने किया। हालांकि फिर भी विवाह होते रहे, आज भी हम लोग देखते हैं। शारदा एक्ट भी बना 1935 के आसपास। ठीक है, फिर अभी भी विवाह, बाल विवाह को रोकने के लिए बने हुए हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से होते हैं, दंडनीय अपराध घोषित है, फिर भी गाँवों में वगैरह होता है, वो एक अलग विषय है। तो नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में ध्यान रखना, जो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन एक घटना और हुई। इन सब के बावजूद एक बार केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री, जो 18 वर्ष से कम आयु की थी, 14 वर्ष से कम आयु की थी, 13 वर्ष की थी, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री, अल्पवयस्क पुत्री, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु की थी, अल्पवयस्क पुत्री का विवाह बंगाल में एक कूच बिहार रियासत है, कूच बिहार, कूच बिहार रियासत के राजकुमार से कर लिया। अच्छा रिश्ता था, राजकुमार से कर लिया। ठीक है, तो नतीजा यह हुआ कि उनके जो साथ के लोग थे, अनुयायी थे, उनके सहयोगी थे, उन्होंने इनका विरोध किया कि आप आम जन को ब्रह्म समाज के माध्यम से, भारतीय ब्रह्म समाज के माध्यम से बाल विवाह रोकने की बात करते हो और खुद अपनी बेटी का विवाह 14 वर्ष की कम आयु में कर रहे हो। तो कथनी करने में अंतर है। ठीक है, तो बहुत सारे जो इस घटना के बाद ब्रह्म समाज के, केशव चंद्र सेन के बहुत सारे सहयोगी जो थे, जिनका मैं नाम लिख रहा हूं, उन्होंने केशव चंद्र सेन से अलग होकर के ब्रह्म समाज की एक नई शाखा स्थापित की, मतलब ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन। ठीक है, दूसरा विभाजन ये ब्रह्म समाज में हुआ। ये कब हुआ? 1878 में। और अब ये विभाजन किससे हुआ? भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज यानी केशव चंद्र सेन वाला। ठीक है, केशव चंद्र सेन वाला, केशव चंद्र सेन इनके प्रमुख थे। ठीक है, इससे इनके कुछ अनुयायी सेपरेट हुए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, अलग होकर के। ठीक है, और इस साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोग कौन थे, जो कवि केशव चंद्र सेन के सहयोगी थे? इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है,
द्वारिकानाथ गांगुली, विपिन चंद्र पाल, शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, 2-3 नाम ध्यान रहे, अच्छी बात है। आनंद मोहन बोस का नाम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज, जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व का था, बाल विवाह के मुद्दे पर केशव चंद्र सेन की कथनी करने में अंतर को देखते हुए आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में उनके कुछ सहयोगी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली, विपिन चंद्र पाल, शिवनाथ शास्त्री आदि ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, यहां जाके आपका ब्रह्म समाज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ब्रह्म समाज का समाज और धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ब्रह्म समाज पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है, अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है, वह प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, एकेश्वरवाद की बात करता है। ठीक है, वह स्त्री शिक्षा की बात करता है, वह जाति भेद को हटाने की बात करता है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की बात करता है। ठीक है, जूरी व्यवस्था की बात करता है कि एक जज की बजाय जजों का समूह जो होता है, जूरी व्यवस्था, उसके माध्यम से न्याय प्रणाली स्थापित की जाए। ठीक है, और बहुत सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया, जैसे बहु विवाह का विरोध कर रहे हैं, विधवा व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, मतलब विधवा का नारकी जीवन जीना। ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया जा रहा है। इस प्रकार की इनकी धारणा थी। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग समय ब्रह्म समाज से जुड़े रहे। ब्रह्म समाज का जो पहला विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन हुआ, इसको बारे में हमको ध्यान रखना। यहां जाके आपका ब्रह्म समाज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे दूसरा जो महत्वपूर्ण समाज सुधार की संस्था है उसके बारे में बात करेंगे।